Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So as many of you have requested to bring the Hindi explanation of some of the chapters of alternative English, so in this video I have tried to give you the line by line summary of the chapter The Verger by William Somerset Maugham from your alternative English book. And if you need any more explanation in Hindi, then do comment me in the comment section. I will definitely try to bring you the Hindi explanation of each and every prose and poetry from alternative English. So please do watch the video till the end and do comment your queries. So let's begin the video. द वर्जर। अभी इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है? तो वर्जर एक वो इंसान होता है जो एक चर्च का इंचार्ज होता है, केयर टेकर होता है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, जो चर्च होता है वो चर्च का देखभाल करने का काम इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो उन्हीं वर्जर के ऊपर ये पूरा स्टोरी है कि कैसे ये वर्जर एक चर्च में काम करता है, बाद में उसको अपने नौकरी से, वर्जर की नौकरी से हाथ खोना पड़ता है। अभी किस परिस्थिति में उसको ये नौकरी छोड़ना पड़ा, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। और उसके बाद उसके लाइफ में जो चेंज आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। There had been a christening that afternoon at St. Peter's Neville Square, and Albert Edward Foreman still wore his verger's crown. तो उस दिन आफ्टरनून का वक्त था, दोपहर का वक्त था, और उस दिन सेंट पीटर्स नेवाइल स्क्वायर में, जो कि चर्च का नाम था जिस चर्च में वर्जर काम करता था, उस चर्च में एक क्रिश्चियनिंग सेरेमनी हो रहा था। ठीक है, क्रिश्चियनिंग सेरेमनी का मतलब होता है नामकरण अनुष्ठान। ठीक है, तो एक नामकरण सेरेमनी हो रहा था। और उस दिन एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन, जो हमारे चैप्टर के मेन कैरेक्टर है, इन्होंने अपना वर्जर का गाउन पहना हुआ था, मतलब जो उनका यूनिफॉर्म था वो पहना हुआ था। He kept his new one, its folds as full and stiff as though it were made not of alpaca but of perennial bronze। और उन्होंने अपना जो नया गाउन है उसकी सिलवटों को, फोल्ड्स का मतलब होता है सिलवटें, इतनी कठोर और फुली हुई थी जैसे वो अल्पका से नहीं बल्कि स्थायी कांच से बना हुआ हो। पेरिनियल ब्रॉन्ज का मतलब होता है स्टैटिक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब एक मेटल, ठीक है, जो कांच बोलते हैं हम लोग, उस कांच से बना हो। तो वो अपने गाउन का इतनी अच्छी तरीके से देखभाल करते थे कि उनके गाउन में जो फोल्ड्स हुआ करता था, जो सिलवटे थे, वो अभी भी जैसे कि कांच से बना हो और वैसे पूरे कठोर थे। तो वो इतने देखभाल करते थे, और इन्हीं गाउन्स को वो यूज करते थे किसके लिए? फॉर फ्यूनरल्स एंड वेडिंग्स। सिर्फ फ्यूनरल्स और वेडिंग्स में ही ये वो पहना करते थे, नया जो गाउन है। सेंट पीटर्स नेवाइल स्क्वायर was a church much favored by the fashionable for these ceremonies। और सेंट पीटर नेवाइल स्क्वायर जो था, ये इस चर्च को खूब पसंद किया जाता था इन सब सेरेमनी के लिए, मतलब स्पेशली वहां पे वेडिंग या फ्यूनरल के लिए लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते थे। एंड नाउ ही वॉर ओनली सेकेंड बेस्ट। और उस दिन उस क्रिश्चियनिंग सेरेमनी में वर्जर ने अपना सेकेंड बेस्ट गाउन पहना हुआ था। He wore it with complacence, for it was the dignified symbol of his office। और इस गाउन को वो कैसे पहनता था? संतुष्टि के साथ पहनता था, क्योंकि ये उनके पद का गरिमामय प्रतीक था। उसका गाउन उसके पद का गरिमामय प्रतीक था, और इस गाउन को वो उसी इंटेंसिटी से, उसी प्यार से वो पहना करता था। एंड विदाउट इट, व्हेन ही टुक इट ऑफ to go home, he had the disconcerting sensation of being somewhat insufficiently clad। और जब इस गाउन को वो उतारता था अपने घर जाने के लिए, तो उसके दिल में एक सेंसेशन आता था, एक भाव आता था, एक भाव का उदय होता था, जिसमें वो ये महसूस करता था, ये एहसास होता था कि वो इस गाउन के बिना, इस कपड़े के बिना अधूरा है। अजीब सा उसको लगता था। He took pains with it, he pressed it and ironed it himself। वो इस गाउन के साथ मेहनत करता था, खुद ही इस गाउन को प्रेस करता था, आयरन करता था, मतलब इस्त्री करता था। During the 16 years he had been verger of this church, he had had a succession of such gowns। और पिछले 16 साल से वो इस चर्च में काम कर रहा है, और इस चर्च में 16 साल के दौरान काम करते हुए बहुत सारे गाउन उसके पास अभी भी है, जिन गाउन्स को उन्होंने इन 16 साल के दौरान पहना हुआ था।
बट ही हैड नेवर बीन एबल टू थ्रो देम अवे, लेकिन उन सारे पुराने गाउन्स को वो कभी फेंक नहीं पाया। व्हेन दे वर worn आउट एंड द कंप्लीट सीरीज नीटली wrapped अप इन ब्राउन पेपर, और जब वो लोग पुराने हो जाते थे, वो गाउन पुराने हो जाते थे, तो वो क्या करता, उन गाउन्स को बहुत अच्छी तरीके से साफ साफ सुथरा करता और एक ब्राउन पेपर में लपेट के ले इन द बॉटम ड्रॉयर्स ऑफ द वार्डरोब इन हिज बेडरूम, अपने बेडरूम के वार्डरोब में, अलमारी में, बॉटम ड्रॉयर्स में उसको रख देता। मतलब वो बहुत संभाल के अपने सारे गाउन्स को रख दिया करता था। The verger busied himself quietly, replacing the painted wooden cover on the marble font, taking away a chair that had been brought for an infirm old lady, and waited for the vicar to finished in the vestry so that he could tidy up in there and go home। तो उस दिन क्रिश्चियनिंग सेरेमनी के बाद वो अपना जो काम था ठीक ठाक करने वाला, उस काम में वो बिजी हो जाता है। एक वुडन एक पेंटेड वुडन का कवर था, उसको वो मार्बल फ्रंट के ऊपर से हटाता है। एक चेयर जो लाया गया था, एक बूढ़ी औरत को बैठने के लिए वो चेयर अपनी जगह में वो रख देता था। फिर वो ये सारा काम करने के बाद, इन सब को ठीक ठाक करने के बाद, वो वेट करता है कि विकर जो है, मतलब उस चर्च का जो प्रिस्ट है, मेन जो हेड है, वो विकर जो है वो कब अपना काम पूरा करेगा, ताकि वो उनका जो वेस्ट्री है, जो ऑफिस है, उस ऑफिस को साफ करे और अपने घर चला जाए। तो इसके लिए वो वेट कर रहा था। Presently he saw him walk across the chancel, genuflect in front of the high altar and come down the aisle, but he still wore his cassock। और उसी वक्त उन्होंने वर्जर को देखा कि वो वर्जर क्या कर रहे थे। वो वर्जर चैंसल में खड़े थे। चैंसल का मतलब होता है चर्च में एक जगह, जिस जगह में प्रिस्ट जो है अपना सर्मन वगैरह पढ़ता है, जो ऊंची जगह प्रिस्ट के लिए रखा जाता है, जहाँ पे प्रिस्ट या कॉयर वगैरह गाना गाते हैं, कैरोल वगैरह सिंग करते हैं, उस जगह को हम लोग चैंसल बोलते हैं। तो वहां पे वो नी केबल खड़ा हुआ है, कुछ प्रे कर रहा है ऑल्टर के ऊपर। ऑल्टर मतलब होता है बेदी, बेदी के ऊपर वो प्रे कर रहा है। और उसको करने के बाद वो धीरे से आयल में, मतलब जो दो बैठने वाले दो साइड में जो जगह है, उसके बीच में जो पैसेज होता है, उनको आयल बोला जाता है। उस आयल से वो नीचे उतर के आ रहा होता है। बट ही स्टिल वॉर हिज कैसॉक, लेकिन उन्होंने अभी भी अपना वो कैसॉक पहना हुआ था। कैसॉक का मतलब होता है जो व्हाइट गाउन होता है, प्रिस्ट लोग जो पहनते हैं, जो चर्च के प्रिस्ट पहनते, उनको कैसॉक बोला जाता है। तो वो अभी भी पहने हुए थे। What's he hanging about for? The verger said to himself, don't he know I want my tea? तभी वर्जर अपने आप से बात करता है कि क्या, किस काम के लिए वो अभी भी रुका हुआ है, क्या काम कर रहा है, वो अभी भी वेट क्यों कर रहा है। क्या उनको पता नहीं कि मुझे अपना चाय पीना है, अभी चाय का वक्त हो चुका है। मतलब वो वेट कर रहा था कि कब वो काम खत्म करे और घर जाके अपना चाय पिए। लेकिन वर्ज विकर जो था वो अभी भी कुछ काम में बिजी था। द विकर हैड बीन बट रिसेंटली अपॉइंटेड, ये जो नया विकर था वो कुछ ही दिन पहले वहां पे अपॉइंट हुआ था। अ रेड फेस्ड एनर्जेटिक मैन, जिनका फेस बहुत रेड था, लाल हुआ करता था, इन द अर्ली 40s, और उनका उम्र लगभग 40 साल के करीब होगा। एंड एल्बर्ट एडवर्ड स्टिल रिग्रेटेड हिज प्रेडिसेसर्स, लेकिन एल्बर्ट एडवर्ड जो है अपने पुराने विकर को याद करता। अ क्लार्जीमैन ऑफ द ओल्ड स्कूल, जो पुराना क्लार्जीमैन था, जो पुराना विकर था, वो पुराने तरीकों वाला इंसान था। हु प्रीच्ड लेजरली, जो बहुत धीरे धीरे क्या करता, प्रीच करता, सरमन्स वगैरह को देता। In a silvery voice and dined out a great deal with his more aristocratic parishioners, और वो बहुत धीरे धीरे सर्वेंट्स वगैरह पढ़ता, और ओकेजनली वो क्या करता, उस चर्च गोअर लोगों के साथ, जो कि बहुत रिच हुआ करते थे, उनके साथ डिनर वगैरह में जाता। He liked things in church to be just so, और वो चर्च के जितने भी जैसे सामान थे उसको वैसे ही उनको रखना पसंद था। मतलब वो वैसे ही रहे, ये वो पसंद करते थे। बट ही नेवर फर्स्ट, लेकिन वो कभी परेशान नहीं हुए, कभी किसी चीज को लेके उन्होंने गुस्सा नहीं किया। ही वॉज नॉट लाइक दिस न्यू मैन, वो इस नए इंसान के जैसे बिल्कुल नहीं थे, इस नए विकर के जैसे नहीं थे। हु वांटेड टू हैव हिज फिंगर इन एवरी पाई, जो नया विकर है वो क्या चाहता था कि हर एक चीज में वो टांग अड़ाए। टू हैव हिज फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है हर एक चीजों में टांग अड़ाना, या हर एक काम में अपना नाक गलाना। बट एल्बर्ट एडवर्ड वॉज टॉलरेंट, लेकिन एल्बर्ट एडवर्ड टॉलरेंट थे, वो पेशेंस थे। उनको पता था कि ठीक है, अभी ये कर रहे हैं, लेकिन
ठीक है, वो सीख जाएंगे, सुधर जाएंगे। ये विश्वास था एल्बर्ट एडवर्ड को। सेंट पीटर्स वाज इन अ वेरी गुड नेबरहुड। सेंट पीटर जो है बहुत अच्छे एक नेबरहुड में है। नेबरहुड मतलब जो एरिया में सेंट पीटर चर्च था वो बहुत अच्छा था। एंड द पेरिशनर्स वेर अ वेरी नाइस क्लास ऑफ पीपल। और जो चर्च गोअर्स थे, जो लोग उस चर्च में आते थे, वो बहुत अच्छे लोग थे। द न्यू विकर हैड कम फ्रॉम द ईस्ट एंड he could not be expected to fall in all at once with the discreet ways of this fashionable congregation। और क्योंकि जो न्यू विकर था वो कहां से आया हुआ था, ईस्ट एंड से आया हुआ था। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, तो आप लोग ध्यान देना। तो जो नया विकर था वो ईस्ट एंड से आया हुआ था, और इमीडिएटली वो इन लोगों से मिल नहीं पा रहा है। मतलब इनके साथ एडजस्ट करने में उनको जरूर थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो कांग्रेगेशन है, इस चर्च में आने वाले जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग फॉर अ रिलीजियस वर्क, उसको क्या बोला जाता है, कांग्रेगेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे आने वाले लोगों के साथ जो कि बहुत फैशनेबल है, इनसे एडजस्ट होने के लिए, इनसे मिलने के लिए उनको थोड़ा वक्त का जरूरत है। ऑल दिस हसल सेड एल्बर्ट, बट गिव हिम टाइम ही विल लर्न। तो इतना सारा बसल है, इतना सारा भाग दौड़ है, तो इनको अगर थोड़ा टाइम दिया जाए तो वो सीख जाएंगे। मतलब इन सब से एडजस्ट होना उनको भी आ जाएगा, वो भी पुराने वर्जन की तरह हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। When the vicar had walked down the aisle so far that he could address the verger without raising his voice more than he was becoming in a place of worship, he stopped। तो विकर जो है वो वॉक करते हुए आयल के बीच से वर्जर के पास आके रुकते हैं, एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन के पास आके रुकते हैं, और एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन को वो बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगाई उन्होंने? फॉरमैन, विल यू कम इनटू द वेस्ट्री फॉर अ मिनट, आई हैव समथिंग टू से टू यू। तो जो विकर है वो फॉरमैन के पास आके उनको बोलते हैं कि फॉरमैन, क्या तुम मेरे साथ वेस्ट्री में आओगे? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, 1 मिनट के लिए क्या तुम वहां पे आ सकते हो? तो एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन ने, जो वर्जर था, उन्होंने भी बोला वेरी गुड सर, कि सर ठीक है, मैं आ सकता हूं। अभी यहाँ पे वेस्ट्री जो है ये ऑफिस होता है, ठीक है। द विकर वेटेड फॉर हिम। तो विकर जो है उनके लिए वेट करता है। टू कम अप एंड दे वॉकड अप द चर्च टुगेदर। फिर वो दोनों एक साथ चर्च के अंदर चलने लगते हैं। A very nice christening, I thought, sir. Funny how the baby stopped crying the moment you took him। तभी जाते हुए वर्जर जो है विकर को बोलता है कि सर, आज का जो क्रिश्चियनिंग था बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे हंसी भी आई जब आपने वो बच्चे को अपने गोदी में उठाया तो वो बच्चा रोना बंद कर देता है। मतलब ये विकर को वो अप्रिशिएट करने के लिए ये बात उन्होंने बोला। आई हैव नोटिस दे वेरी ऑफन डू, सेड द विकर विद अ लिटिल स्माइल, आफ्टर ऑल आई हैव हैड अ गुड डील ऑफ प्रैक्टिस विद देम। तब विकर जो है हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने भी ये चीज नोटिस किया है, और बच्चों के साथ मेरा एक कनेक्शन है कि ओकेजनली बच्चे जब मेरे गोदी में आते हैं तो वो रोना बंद कर देते हैं। ये मैंने भी नोटिस किया, और ये सब करने के लिए, ये सब करते हुए मुझे बहुत वक्त हो चुका है। दैट मीन्स आई हैव हैड अ प्रैक्टिस ऑफ इट। मुझे ये प्रैक्टिस है ये सब करना। It was a source of subdued pride to him that he could nearly always quiet a whimpering infant by the manner in which he held it, and he was not unconscious of the amused admiration with which mothers and nurses watched him settle the baby in the crook of his surpliced arm। ये उनके लिए एक छुपा हुआ, सबड्यूड का मतलब होता है छुपा हुआ, एक छुपा हुआ गर्व का विषय है कि वो लगभग हमेशा एक रोते हुए बच्चे को अपने तरीके से पकड़कर चुप करा देता था, और उससे इस बात की अच्छी तरह एहसास भी था कि माताएं और नर्स से जो है उसे अपनी बाहों में बच्चों को संभालते हुए प्रसन्नता और प्रशंसा से देखती है। मतलब इस बात को लेके वो विकर भी बहुत खुश हुआ करता था कि कैसे वो बच्चों को चुप करा देता है, और जब लोग बहुत प्रसन्नता से उसकी तरफ देखते हैं तो उसको भी अच्छा लगता था। The verger knew that it pleased him to be complimented on his talent। और ये वर्जर को भी बहुत अच्छी तरीके से पता था कि उनको प्रशंसा करना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। द विकर प्रिसीडेड एल्बर्ट एडवर्ड इनटू द वेस्ट्री। तो विकर जो है वो एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन के आगे आगे वेस्ट्री के अंदर जाता है। एल्बर्ट एडवर्ड वाज अ ट्रिफल सरप्राइज टू फाइंड द टू चर्च वार्डन्स देयर। और अंदर जाते ही एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन जो है वो
सरप्राइज्ड हो जाता है, वो चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है अंदर दो चर्च वार्डन्स को देख के। ठीक है, ही हैड नॉट सीन देम इन कम इन, तो उन्होंने इन दोनों को आते हुए तो देखा नहीं। दे गेव हिम प्लेजेंट नोट्स, और अंदर जाते के साथ दोनों चर्च वार्डन जो है उनको वो प्लेजेंट नोट देता है। प्लेजेंट नोट का मतलब होता है वर्जर को देख के दोनों चर्च वार्डन जो है अपना सर धीरे से हिलाते हैं। गुड आफ्टरनून माय लॉर्ड, गुड आफ्टरनून सर, ही सेड टू वन आफ्टर द अदर, तो वो दोनों को बारी बारी से क्या करता है, गुड आफ्टरनून बोलता है। दे वर एल्डरली मैन, तो दोनों चर्च वार्डन जो थे वो दोनों क्या थे, वयस्क इंसान थे। बोथ ऑफ देम एंड दे हैड बीन चर्च वार्डन्स ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज एल्बर्ट एडवर्ड हैड बीन वर्जर, और वो दोनों तब से चर्च वार्डन है जब से एल्बर्ट एडवर्ड इस चर्च का वर्जर बना है। मतलब पिछले 16 साल से ही ये दोनों भी चर्च वार्डन्स ही हैं वर्जर की तरह। दे वर सिटिंग नाउ एट अ हैंडसम रिफ्लेक्टरी टेबल, और अभी वो एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्टरी टेबल में बैठे हुए थे। दैट द ओल्ड विकर हैड ब्रॉट मेनी इयर्स फ्रॉम इटली, जिसको ओल्ड विकर ने बहुत सालों पहले इटली से मंगवाया था। एंड द विकर सेट डाउन इन द वैकेंट चेयर बिटवीन देम, और विकर जाके उन दोनों के बीच में जो खाली चेयर था उसमें जाके वो बैठ जाते हैं। एल्बर्ट एडवर्ड फेस देम, और एल्बर्ट एडवर्ड जो थे वो उनके सामने खड़ा था। द टेबल बिटवीन हिम एंड देम, उन दोनों उनके बीच में चर्च वार्डन विकर और एल्बर्ट एडवर्ड के बीच में सिर्फ टेबल था। एंड वंडर्ड विद स्लाइट अनइजीनेस व्हाट वाज द मैटर, और ऐसे सिचुएशन में एल्बर्ट ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्या हुआ होगा, उसको थोड़ा अनईजी लगा, सहज फील करने लगा। रिमेंबर्ड स्टिल द ओकेजन ऑन विच द organist had got in trouble, and the bother they had all had to hush things up, और उनको तब याद आता है कि जो ऑर्गेनिस्ट था, जो ऑर्गन बजाता था, वो कैसे एक बार दिक्कत में आ गया था, मतलब उस दिन क्वेश्चनिंग के वक्त में, और कैसे सब सारा चीजों को उसने मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा। इन अ चर्च लाइक सेंट पीटर्स नेवाइल स्क्वायर दे कुड नॉट अफोर्ड स्कैंडल, और ऐसे छोटे मोटे स्कैंडल जो है, प्रॉब्लम जो है, वो लोग इस इतने बड़े चर्च में जिनमें आने वाले लोग बहुत बड़े हैं, बहुत रिच हैं, तो ये छोटे मोटे गलतियां वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑन द विकर्स रेड फेस वॉज अ लुक ऑफ रिजोल्यूट बेनाइनिटी, बट द अदर्स बॉर एन एक्सप्रेशन दैट वाज स्लाइटली ट्रबल्ड। अभी उन विकर के मुंह में उनको क्या दिखाई देता है, विकर का जो फेस था उस फेस में उनको नजर आता है, भी विकर का रेड फेस में उनको क्या दिखाई देता है, रिजोल्यूट बेनाइनिटी। रिजोल्यूट बेनाइनिटी का मतलब होता है दृढ़ सौम्यता। ठीक है, तो दृढ़ सौम्यता दिखाई देता है, पोलाइटनेस दिखाई देता है, जो कि एक स्ट्रिक्ट वाले इंसान की तरह है। बट द अदर्स बोर एन एक्सप्रेशन दैट वाज स्लाइटली ट्रबल, लेकिन जो चर्च वार्डन थे वो चर्च वार्डन थोड़े घबराए हुए देख रहे थे। ठीक है, तो वर्जर ने सोचा कि मामला क्या है, कि किस लिए उन्होंने ऐसे मुझे बुलाया। He has been nagging them, said the verger to himself, तो वर्जर ने अपने दिमाग में ही सोचा, अपने आप से बोला कि जरूर इस विकर ने इन दोनों को नैगिंग किया होगा। नैगिंग का मतलब क्या होता है, परेशान करना। He has joked them into doing something but they don't like it, शायद इन्होंने इन दोनों को कुछ ऐसा काम करने के लिए बोला होगा जो काम ये लोग करना नहीं चाहते और जो काम करने में इनको पसंद नहीं है। दैट इज वॉट इट इज, यू मार्क माई वर्ड्स, और शायद यही हुआ होगा, तुम लोग मेरी बात को मार्क कर लो। But his thoughts did not appear on Albert Edwards' clean-cut and distinguished features. और ये जो वो सोच रहा था, इसको उन्होंने अपने फेस पे आने नहीं दिया। He stood in a respectful but not obsequious attitude. वो respectful manner में वहां पे खड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दिल का जो ये बातें हैं इसको अपने चेहरे पे या बॉडी लैंग्वेज में झलकने नहीं दिया। He had been in service before he was appointed to his ex celestial office. और वो पहले अलग अलग काम करता था वर्जर बनने से पहले। हैड बीन इन सर्विस बिफोर ही वाज अपॉइंटेड टू हिज एक्सेलेस्टियल ऑफिस, तो वो सर्विस में मतलब ऐसे कामों में वो तब से है, जिस मतलब पहले वो इस ऑफिस में काम करने से पहले वो इस सर्विस के प्रोफेशन में बहुत पहले से है। सर्विस प्रोफेशन मतलब लोगों की सेवा करना, ये काम वो बहुत पहले से कर रहा है, वर्जर बनने के पहले से भी। एक सेलेस्टियल ऑफिस का मतलब होता है ये चर्च में उसको मौका मिलने के पहले से ही वो ये सर्विस वाले जॉब में था। बट ओनली इन वेरी गुड हाउसेस, लेकिन बहुत अच्छे घरों में था वो।
एंड हिज डिपार्टमेंट वाज इरिप्रोचेबल, और उनका जो काम था, उनका जो काम वहां पे था वो बहुत बेदाग वाला था। डिपार्टमेंट वाज इरिप्रोचेबल मतलब पूरा बेदाग था, कभी भी किसी ने थोड़ा सा भी कंप्लेन नहीं किया उसके काम को लेके। स्टार्टिंग एज अ पेज बॉय इन द हाउस ऑफ अ मर्चेंट प्रिंस, और उन्होंने अपना लाइफ काम करना जो वर्क प्रोफेशन है, प्रोफेशनल लाइफ जो है वो कैसे स्टार्ट किया था, एज ए पेज बॉय के तौर पे। ठीक है, कहां पे काम करते थे, एक व्यापारी प्रिंस, एक व्यापारी राजकुमार के घर में वो काम करते थे एज अ पेज बॉय। He had risen by due degrees from the position of fourth to first footman। फिर उनको प्रमोशन दिया गया, वो फर्स्ट वो फोर्थ से लेके फर्स्ट फुटमैन बने। ठीक है, फुटमैन फोर्थ से लेके, एक फुटमैन मतलब एक ओहदा होता है, एक पोजीशन होता है किसी के घर में काम करने का, जो नौकर चाकर रहते हैं। तो फोर्थ पोजीशन से वो फर्स्ट फुटमैन बन गए वहां पे। फॉर अ ईयर ही हैड बीन सिंगल हैंडेड बटलर टू अ विडोड प्रियरेस। तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक विधवा के घर में उन्होंने काम किया, एज ए बटलर का काम किया, जो बटलर का मतलब होता है जो घर की देखभाल करता हो। ठीक है, एंड टिल द वैकेंसी ऑकर्ड एट सेंट पीटर्स, और तब तक उन्होंने वहां पे काम किया जब सेंट पीटर्स में वैकेंसी नहीं आ गया। वैकेंसी मतलब वर्जर का वैकेंसी जब आया तो वहां से वो सीधे सेंट पीटर्स में आ गए एज ए वर्जर का काम करने। बटलर विथ टू मैन अंडर हिम इन द हाउस ऑफ अ रिटायर्ड एम्बेसडर। फिर उन्होंने उससे पहले उन्होंने क्या किया कि एक एम्बेसडर के घर में उन्होंने एज ए बटलर का काम किया। अभी उनके अंडर दो और लोग काम करते थे, मतलब सेंट पीटर्स में काम करने से पहले वो एक एम्बेसडर के घर में एज ए बटलर का काम किया करते थे। ही वॉज टॉल, स्पेयर वो ऊंचे लंबे दिखने वाले थे, स्पेयर मतलब चौड़े थे, ग्रेव एंड डिग्निफाइड और देखने में बहुत गंभीर और बहुत गरिमामय थे। ही लुक्ड इफ नॉट लाइक अ ड्यूक, और वो दिखने में एक ड्यूक जैसे दिखते थे, एक राजा जैसे दिखते थे। एटलीस्ट लाइक एन एक्टर, और नहीं तो तुम उसको एक एक्टर की तरह बोल सकते हो, एक एक्टर जैसे दिखने में होता है वो दिखने में वैसा था। ऑफ द ओल्ड स्कूल, पुराने जमाने के, who specialized in ड्यूक्स पार्ट्स, जो एक्टर सिर्फ ड्यूक्स की पार्ट ही करता हो मूवीज वगैरह में या फिल्म्स वगैरह में, वो वर्जर जो था वो दिखने में एकदम वैसा था। he he had tact, firmness and self assurance, और उसका जो चरित्र था उसमें आत्मविश्वास और उसका कैरेक्टर जो था बहुत दृढ़ दिखता था। ठीक है, हिज कैरेक्टर वाज अनइम्पिचेबल, और बेदाग वाला एक कैरेक्टर था, मतलब कभी भी किसी ने उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके काम के ऊपर कभी भी किसी ने उंगली नहीं उठाई। द विकर बिगैन ब्रिस्कली, और उसी वक्त विकर जो है वो अपना बोलना जो है वो चालू करते हैं। फॉरमैन, वी हैव गॉट समथिंग रादर अनप्लेजेंट टू से टू यू, और उन्होंने ऐसे बोला कि फॉरमैन, हमें तुमको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है। यू हैव बीन हियर अ ग्रेट many years, and I think his lordship and the general agree with me that you have fulfilled the duties of your office to the satisfaction of everybody concerned। फिर उन्होंने ये बोला कि तुम यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हो, और ये बात हम मेरे साथ बैठे हुए लॉर्डशिप मतलब जो चर्च वार्डन है उनको रेफर कर रहे हैं, वो दोनों भी एग्री करेंगे कि तुम्हारे ऊपर ड्यूटी को लेके आज तक कोई सवाल नहीं उठा, तुमने अपना ड्यूटी, अपना काम जो है बहुत सही तरीके से किया आज तक। द टू चर्च वार्डन्स नॉडेड, और इसी बात पे दो चर्च वार्डन जो थे वो भी नॉड करते, अपना सर हिलाते हैं। बट अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस केम टू माई नॉलेज, लेकिन अचानक से एक अलग तरीके का सिचुएशन मेरे आंख में, मेरे नजर में आ जाता है। द अदर डे, एंड आई फेल्ट इट माई ड्यूटी टू इम्पार्ट इट टू द चर्च वार्डन, और कल ही मुझे ये बात पता चली, और बात पता चलने के साथ साथ मैंने इसको अपना ड्यूटी माना कि यही बात मैं चर्च वार्डन्स को बोलूं। आई डिस्कवर टू माई एस्टोनिशमेंट दैट यू कुड नाइदर रीड नॉर राइट, और मुझे ये जान के आश्चर्यचकित होता है कि मैं सरप्राइज्ड हूं कि आपको पढ़ना और लिखना नहीं आता इतने सालों में। द वर्जर्स फेस बिट्रेड नो साइन ऑफ एम्बेरसमेंट, और वर्जर के चेहरे पे कोई भी एम्बेरसमेंट झलका नहीं। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्म झलका नहीं इस बात को सुनने के बाद। द विकर न्यू दैट सर, ही रिप्लाइड, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए बोला कि पहले वाले जो विकर है उनको ये पता था।
He said it did not make no difference, और उन्होंने ये बताया था कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से तुम्हारे काम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. He always said there was a great deal too much education in the world for his taste, for his taste. और वो हमेशा बताया करते थे कि ऑलरेडी दुनिया में बहुत एजुकेशन है, तो इतना एजुकेशन नहीं चाहिए, तुम्हारा एजुकेशन हो ना हो ये इस काम में फर्क नहीं पड़ता. ये पुराने विकर को पता था. तब जो नए विकर हैं उन्होंने बोला, इट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई एवर हर्ड, क्राइड द जनरल. तब जनरल ने बोला कि ये सबसे अमेजिंग थिंग है मैंने अभी तक सुना हुआ, मतलब ऐसी बातें मैं सुनूंगा मैंने सोचा नहीं था. डू यू मीन टू से Do you mean to say that you have been verger of this church for 16 years and never learned to read or write? फिर जनरल ने पूछा कि क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि इतने सालों से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो और तुमको पढ़ना या लिखना नहीं आता? I went into service when I was 12, sir. फिर वर्जर जो है वो जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैं तब से काम कर रहा हूं जब मेरा उम्र 12 साल का था. द कुक इन द फर्स्ट प्लेस ट्राई टू टीच मी वंस. तो जो कुक था जिसके अंडर में काम करता था, पहले तो उन्होंने कोशिश की कि मैं कुछ सीख लूं, बट आई डिड नॉट सीम टू हैव द नेक फॉर इट. लेकिन मेरे सीखने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे कोई मतलब मेरे में सीखना मतलब पढ़ाई लिखाई का इंटरेस्ट थोड़ा सा भी नहीं था. एंड देन व्हाट विथ वन थिंग और अनदर आई नेवर सीम टू हैव द टाइम. और फिर एक काम से दूसरे काम तक मैंने शिफ्ट किया और बाद में मुझे ये वक्त मिला ही नहीं कि मैं इसके बारे में सोचूं या पढ़ाई करूं. आई हैव नेवर रियली फाउंड द वांट ऑफ इट. और मुझे इस कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी कि पढ़ाई लिखाई जरूरी भी है. आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस यंग फेलोज वेस्ट अ रेयर लॉट ऑफ टाइम रीडिंग व्हेन दे माइट बी डूइंग समथिंग यूजफुल. और मुझे लगता है कि आजकल के यंग जो लड़के हैं बहुत सारा अपना वैल्यूएबल टाइम जो है पढ़ाई लिखाई में बर्बाद कर देते हैं, इसके जगह में वो कोई यूजफुल काम कर सकते हैं. ये वर्जर बोलते हैं. बट डोंट यू वांट टू नो द न्यूज सेड द अदर चर्च वार्डन. तो दूसरे चर्च वार्डन ने उन्हें पूछा, क्या तुमको न्यूज जानने का मन नहीं करता कभी? डोंट यू एवर वांट टू राइट अ लेटर. क्या तुमको लेटर चिट्ठी लिखने का मन नहीं करता कभी? नो मी लॉर्ड, आई सीम टू मैनेज वेरी वेल विदाउट. फिर वर्जर ने ये बोला, सीधे तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि नहीं माय लॉर्ड, मुझे मैं इनके बिना भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता हूं. मतलब मेरे लाइफ में बिना न्यूज पढ़े बिना लेटर लिखे ही मैंने इतने साल गुजार दिए, मुझे इनका जरूरत कभी पड़ा ही नहीं. एंड ऑफ लेट years now And of late years now, they have all these pictures in the papers. और कुछ सालों से तो पेपर्स में पिक्चर्स आ जाते हैं. आई गेट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन प्रिटी वेल. और उन पिक्चर को देख के मुझे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, कौन सी दुनिया कहाँ पे कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, सारे उस पिक्चर में होते ही हैं. तो उस पिक्चर को देख के मुझे पता ही चल जाता है. मी वाइफ्स क्वाइट ए स्कॉलर एंड इफ आई वांट टू राइट अ लेटर. तो मेरी जो वाइफ है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है. स्कॉलर का मतलब क्या? पढ़ी लिखी. और जब भी मुझे लेटर लिखने का जरूरत पड़ता भी है और किसी को लेटर लिखना पड़ता भी है, शी राइट्स इट फॉर मी. वो मेरे लिए लिख देती है. इट इज नॉट एज इफ आई वॉज अ बैटिंग मैन. जैसे कि मैं कोई बैटिंग मैन तो हूं नहीं कि मुझे पढ़ाई लिखाई का जरूरत पड़ेगा. तो जब भी कोई लेटर अगर लिखना होता है तो मेरी वाइफ जो है मेरे लिए लिख दिया करती है. The two church wardens gave the vicar a troubled glance and then looked down at the table. अभी दोनों जो चर्च वार्डन है वो परेशान होके नीचे की तरफ पहले तो वर्जर की तरफ देखते हैं और फिर नीचे देखने लगते हैं, टेबल की तरफ देखने लगते हैं. Well, foreman, I have talked the matter over with this gentleman and they quite agree with me. और तब विकर बोल उठते हैं कि फॉरमैन, मैंने ये बात ये दोनों जेंटलमैन से, ये दोनों चर्च वार्डन से मैंने ये बात डिस्कस की और ये बात वो लोग भी मानते हैं दैट द सिचुएशन इज इम्पॉसिबल. कि अभी जो सिचुएशन है ये हमारे लिए दिक्कत वाला सिचुएशन है. At a church like St. Peter's Neville Square, we cannot have a verger who can neither read nor write. एक ऐसे चर्च में जो सेंट पीटर्स नेवाइल स्क्वायर जैसा हो, जहां पे इतने बड़े बड़े लोग आता हो, तो उस चर्च में हम लोग ऐसे वर्जर को रख नहीं सकते जिस वर्जर को पढ़ना या लिखना नहीं आता. Albert Edwards' thin, sallow face reddened and he moved uneasily on his feet, but he made no reply. तो इस बात को सुनने के बाद एल्बर्ट एडवर्ड का जो फेस है वो थोड़ा सा लाल हो जाता है, लाल पीला हो जाता है और वो थोड़ा वो हिल जाता है अपनी जगह से, क्योंकि ये उसके लिए एक झटका जैसा था. लेकिन वो कोई
उत्तर नहीं देता, कोई आंसर नहीं देता। अंडरस्टैंड मी फॉरमैन, आई हैव नो कंप्लेन टू मेक अगेंस्ट यू। तब विकर दोबारा से बोलते हैं कि मेरी बात को फॉरमैन ध्यान से सुनो कि तुम्हारे अगेंस्ट में मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है। यू डू योर वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरली, तुम अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हो। आई हैव द हाइएस्ट ओपिनियन ऑफ बोथ योर कैरेक्टर एंड ऑफ योर कैपेसिटी, और तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारे काम को लेके मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत हाई ओपिनियन है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान है। बट वी हैवंट द राइट टू टेक द रिस्क ऑफ सम एक्सीडेंट दैट माइट हैपन ओविंग टू योर लेमेंटेबल इग्नोरेंस, लेकिन हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि तुम्हारे इस लेमेंटेबल इग्नोरेंस की वजह से, ये जो तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की इतने सालों तक, तुमने इग्नोर की, इसके वजह से कोई एक्सीडेंट हो, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इट इज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज ऑफ प्रिंसिपल, ये एक नियम का भी सवाल है और प्लस एक विवेक और सिद्धांत का भी सवाल है। तो इसके लिए ये तो हमारे लिए अभी प्रॉब्लमेटिक वाला सिचुएशन हो गया। बट कुडंट यू लर्न फॉरमैन, आस्क्ड द जनरल। तभी जनरल बोल उठते हैं, जो चर्च वार्डन थे उनमें से एक बोल उठते हैं कि क्या तुम अभी पढ़ नहीं सकते फॉरमैन? तो एल्बर्ट जो है सीधी तरीके से आंसर देता है कि नो सर, नहीं सर। आई एम अफ्रेड आई कुड नॉट, कि नहीं सर मैं अभी पढ़ नहीं सकता। नॉट नाउ, अभी तो नहीं सकता। यू सी, आई एम नॉट एज यंग एज आई वाज, एंड इफ आई कुडंट seem able to get the letters in me read when I was a nipper, I don't think there is much chance of it now। तो फिर एल्बर्ट एडवर्ड सीधी तरीके से बोलते हैं कि जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, तभी मैं वर्ड्स को याद नहीं रख पाता था, तो अभी क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा उम्र हो चुका है, तो अभी मैं कैसे याद रख पाऊंगा। तो निपर का मतलब होता है चाइल्ड, कि बचपन में ही मैं ये कर नहीं पाया, तो अभी क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा उम्र भी हो चुका है, तो अभी मैं कैसे कर पाऊंगा। तो नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, अभी तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई मैं नहीं कर सकता। वी डोंट वॉन्ट टू बी हार्श विथ यू फॉरमैन, सेड द विकर। तब विकर बोलते हैं कि फॉरमैन, हम तुम्हारे ऊपर हम लोग कठोर होना नहीं चाहते, फिर भी बट द चर्च वार्डन्स एंड आई हैव क्वाइट मेड अप आवर माइंड्स, लेकिन चर्च वार्डन्स और मैंने अपना माइंड मेक कर लिया, मतलब हमने डिसीजन ले लिया है। विल गिव यू 3 months, हम आपको 3 महीने देंगे। एंड इफ एट द एंड ऑफ दैट टाइम यू कैन नॉट रीड एंड राइट, आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू गो। और इस समय के दौरान अगर आप पढ़ाई लिखाई अगर सीख नहीं लेते, तो मुझे डर है कि आपको ये नौकरी छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप वर्जर के पोस्ट में नहीं रह सकते, आपको 3 महीने के अंदर पढ़ाई लिखाई सीखनी है। एल्बर्ट एडवर्ड हैड नेवर लाइक द न्यू विकर, तो एल्बर्ट एडवर्ड को ये नया विकर बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ही हैड सेड फ्रॉम द बिगिनिंग दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक, तो वो पहले से ही बोलता आ रहा है कि उन लोगों ने ये मिस्टेक कर दिया इनको विकर बना के। When they gave him Saint Peter's, जब उन्होंने सेंट पीटर्स को इनके हाथ में दे दिया। He wasn't the type of man they wanted with a classy congregation like that, और ऐसे क्लासिक कॉन्ग्रीगेशन जहां पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इस चर्च के लिए ये सुइटेबल नहीं है। ही इज नॉट द राइट टाइप, ये उचित नहीं है। एंड नाउ ही स्ट्रेटेंड हिमसेल्फ अ लिटिल, और अभी तो ये अपने आप को ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, ज्यादा ही कठोर बनाने का कोशिश कर रहा है। ही न्यू हिज वैल्यू एंड ही वाजंट गोइंग टू अलाउ हिमसेल्फ टू बी पुट अपॉन, तो वर्जर को अपना वैल्यू पता था, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उसको पता था, और वो यहाँ पे झुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसको ये पता था कि उसने बिना पढ़ाई लिखाई के भी पिछले 16 साल से बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया, तो उसको अपना वैल्यू पता था, और यहाँ पे वो इस विकर के आगे झुकेगा नहीं, इसने उसने ये बात को उसने अपने माइंड में बसा ली। आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम अफ्रेड इट इज नो गुड। तो फिर विकर ने, वर्जर ने सीधी तरीके से बोल दिया कि मुझे माफ कीजिए महाशय, मैं ये काम नहीं कर सकता। आई एम टू ओल्ड डॉग टू लर्न न्यू ट्रिक्स, मैं वो बूढ़ा कुत्ता हूं जो नया ट्रिक्स अभी नहीं सीख सकता। आई हैव लिव्ड अ गुड मैनी ईयर्स विदाउट नोइंग हाउ टू रीड एंड राइट, मैंने बहुत साल गुजार दिए बिना जाने हुए कि कैसे लिखा जाता है या कैसे पढ़ा जाता है। एंड विदाउट विशिंग टू प्रेज माई सेल्फ, और मैं अपने आप की प्रशंसा करना नहीं चाहता। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, क्योंकि सेल्फ प्रेज करना, खुद की प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता। आई डोंट माइंड सेइंग आई हैव डन माई ड्यूटी इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ इन विच इट एज प्लीज्ड अ मर्सीफुल providence to place me, and if I could learn now I don't know I would want to। तो मैं अपने आप को
अपने आप के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि इतने सालों से मैं अपना काम, अपना ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से करता आ रहा हूँ और मैं अभी भी पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर सकता, और अगर मैं चाहूँ भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अगर मेरे में वो है, एबिलिटी है, फिर भी मैं नहीं चाहूंगा ये सब करने के लिए, मतलब पढ़ाई लिखाई करना मैं इस वक्त तो चाहता नहीं। इन दैट केस फोरमैन, आई एम अफ्रेड यू मस्ट गो। तब विक्टर ने स्ट्रेट तरीके से, सीधे तरीके से उनको बोल दिया कि अगर ऐसा ही है तो फॉरमैन मुझे माफ करना, तुमको जाना पड़ेगा, ये नौकरी तुम्हें छोड़नी है। यस सर, आई क्वाइट अंडरस्टैंड। और वर्जर ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया कि हाँ सर, मुझे पता है, मैं समझ पा रहा हूँ। आई शैल बी हैप्पी टू एंड इन माई रेजिग्नेशन एज सुन एज आई यू हैव फाउंड समबडी टू टेक माई प्लेस। और हाँ सर, मैं आपको जल्द ही अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा, जब आपको नया कोई इस पोस्ट के लिए मिल जाए तो उसी दिन मैं अपना रेजिग्नेशन आपको दे दूंगा। बट वेन एल्बर्ट एडवर्ड with his usual politeness, had closed the church door behind the vicar and the two church wardens, he could not sustain the air of unruffled dignity with which he had borne the blow inflicted upon him, and his lips quivered. तो जब वो दरवाजा बंद करके बाहर आते हैं ऑफिस से, वेस्ट्री से, तब उसको एक्चुअली में पता चलता है कि उसके साथ हुआ क्या, और वो थोड़ा अनईजी फील करते हैं, और उसकी जो लिप्स है, उसके जो होठ है, वो कांपने लगते हैं। He walked slowly back to the vestry, वो दोबारा से वेस्ट्री की तरफ जाते हैं, and hang up on his proper peg his verger's gown, और वहां पे जाके जो प्रॉपर पैग होता है उस पे अपना जो वर्जर का गाउन है उसको टांग देते हैं। He sighed as he thought of all the grand funerals and smart weddings it had seen, और गाउन की तरफ देख के वो सारे वेडिंग्स या फ्यूनरल्स को वो याद करते हैं जिसको उन्होंने देखा इस गाउन को पहने हुए। ही टाइडिड एवरीथिंग अप, उस दिन भी उन्होंने हर चीज को, अपना काम जो है अच्छी तरीके से किया, हर चीज को साफ सुथरा रखा, साफ किया चर्च को पूरी तरीके से। पुट ऑन हिज कोट, अपना जो घर वाला कपड़ा था, कोट जो था वो पहन लेता है। हैट इन हैंड वॉक डाउन द आयल, और फिर आयल से चलते हुए बाहर आता है। He locked the church door behind him, और बाहर आने के साथ ही वो चर्च का डोर जो है, दरवाजा जो है, बंद करता है। He strolled across the square, और रास्ते की तरफ चला जाता है। But deep in his sad thoughts, he did not take the street that led him home. लेकिन सोच में, क्योंकि सोच में वो खोया हुआ रहता है, तो जो रास्ता उसको अपने घर के तरफ लेके जाता है, वो उस रास्ते की तरफ ना जाके दूसरी तरफ मुड़ जाता है। Where a nice strong cup of tea awaited, और जिस घर में उसके लिए एक नाइस स्ट्रॉन्ग गर्मा गर्म कॉफी वेट कर रहा है, सॉरी टी वेट कर रहा है। He took the wrong turning, और वो गलत टर्न ले लेता है, मतलब गलत दिशा में चलने लगता है, घर की दिशा में नहीं जाता। He walked slowly along, वो धीरे धीरे चलने लगता है। His heart was heavy, उसका हार्ट जो है हैवी है, मतलब दर्द से भरा हुआ है, उसको बुरा लग रहा है। He did not know that he should do what he should do with himself, उसको अभी पता नहीं कि वो अपने साथ क्या करेगा। He did not fancy the notion of going back to domestic service, वो अभी ये भी नहीं सोच रहा है कि वो वापस वही दूसरों के घर में काम करने वाला जॉब वो फिर से कर ले। आफ्टर बीइंग हिज ओन मास्टर फॉर सो मेनी इयर्स, क्योंकि इतने सालों तक वो अपना खुद का मर्जी का मालिक खुद था, क्योंकि वो वर्जर का काम करता था। फॉर द विकर एंड चर्च वार्डन्स कुड से व्हाट दे लाइक, और विकर और चर्च वार्डन जो चाहे वो बोल सकते हैं। इट वाज ही दैट हैड रन सेंट पीटर्स नेवाइल स्क्वायर, और उसको अच्छी तरीके से पता था कि इतने दिनों से वो सेंट पीटर नेवाइल स्क्वायर को चला रहा था। एक्चुअली उसके वजह से सारा काम जो ये पूरा चर्च जो है अच्छी तरीके से चल रहा है। He could scarcely demean himself by accepting a situation, और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके वो अपने आप को डिमीन नहीं कर सकता, अपने आप को नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि उसने अपना काम जो है बहुत सही तरीके से किया इतने सालों में। He had saved a tidy sum, उसने थोड़े पैसे जमा की है, थोड़े पैसे उसने सेव की है, बट नॉट इनफ टू लिव ऑन विदाउट डूइंग समथिंग, लेकिन इस पैसों से वो कोई काम ना किए हुए रह सकता है, ऐसा भी नहीं है कि इतना भी पैसा नहीं है उसके पास कि वो बिना काम किए रह सके। एंड लाइफ सीम टू कॉस्ट मोर एवरी ईयर, और हर साल में जो लाइफ है, जो खर्चा है, वो खर्च जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, घरेलू जो खर्च है वो बढ़ता ही जा रहा है। He had never thought to be troubled with such questions, लेकिन उसने आज से पहले ये सब क्वेश्चन कभी फेस ही नहीं किया, उसने सोचा ही नहीं कि ऐसा एक सिचुएशन उसके लाइफ में आ जाएगा। The vergers of Saint Peter's, like the popes of Rome, were there for life, उसको पता था
वो उसने ये मान लिया था कि जैसे कि रोम में पोप पूरी जिंदगी भर पोप बने रहते हैं, वैसे ही वर्जर भी पूरे लाइफ टाइम वर्जर ही बने रहते हैं। He had often thought of the pleasant reference the vicar would make in his sermon at the events on the first Sunday after his death to the long and faithful service। और उसने ये इमेजिन कर लिया था कि जब वो मरेगा तो उसके जो उसका जो नेक्स्ट संडे होगा तब जो विकर है उसके प्रशंसा में क्या करेंगे, वो लंबा एक सरमन पढ़ेंगे उसके फेथफुल सर्विस को याद करते हुए, एंड द एग्जाम्पलरी कैरेक्टर ऑफ देयर लेट वर्जर, और वो बताएंगे कि उनका जो लेट वर्जर है वो कितने अच्छे कैरेक्टर के इंसान थे, कितने अच्छे स्वभाव के इंसान थे। ये उन्होंने सोचा था कि फ्यूचर में ऐसा मेरे साथ हो सकता है। एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन ही साइड डीपली, और इस बात को सोच के वो गहरी सांसें लेता है। एल्बर्ट एडवर्ड वाज अ नॉन स्मोकर। एल्बर्ट एडवर्ड एक्चुअली वो स्मोक नहीं करता, वो सिगरेट वगैरह पीता नहीं था, एंड अ टोटल एब्सटेनर, और हमेशा दूर रहता था इन सब चीजों से। बट विद अ सर्टेन लैटिट्यूड, दैट इज टू से ही लाइक्ड अ ग्लास ऑफ बियर विद हिज डिनर, एंड व्हेन ही वाज टायर्ड ही एंजॉयड अ सिगरेट। तो कभी कभी वो डिनर के साथ कभी कभी वो एक बियर पी लेता था, और बहुत रेयरली, बहुत कभी कभी वो एक सिगरेट एंजॉय कर लेता था इधर उधर, लेकिन वो सिगरेट रेगुलरली पीता नहीं था, एक स्मोकर नहीं था। It occurred to him now that one could comfort him, and since he did not carry them, he looked about him for a shop where he could buy a packet of gold flakes। फिर अभी अचानक उसको ये फील होता है कि एक सिगरेट अगर मुझे मिल जाता तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। अभी उसको सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो कहीं पे अगर उसको एक गोल्ड फ्लेक्स अगर मिल जाता, क्योंकि वो तो कैरी नहीं करता, वो सिगरेट पीता ही नहीं है। He did not at once, he did not at once see one and walked on a little। तो आसपास उसको कोई भी ऐसा शॉप नहीं दिखता है जहां पे वो सिगरेट खरीद सके, तो थोड़ी दूर और वो चल के जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रीट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ शॉप्स इन इट। तो एक लंबा स्ट्रीट था ये, जिस रास्ते पे वो चल रहा था उसमें हर एक तरह के दुकान थे, लेकिन एक भी दुकान नहीं था, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल वन वेयर यू कुड बाय सिगरेट्स, जिसमें वो सिगरेट खरीद सके। दैट इज स्ट्रेंज, आश्चर्यचकित लगा उसको। एल्बर्ट सेड, एल्बर्ट ने ये अपने आप से बोला कि आश्चर्य है कि एक भी सिगरेट का दुकान यहाँ पे नहीं है। टू मेक श्योर ही वॉक्ड राइट अप द स्ट्रीट अगेन, और फिर उसको लगा कि शायद उसने ही शायद नोटिस नहीं किया होगा, तो वो दोबारा चल के आते हैं। नो, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। फिर वो श्योर हो जाता है कि नहीं, कोई ऐसा दुकान तो है ही नहीं। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड रिफ्लेक्टिवली अप एंड डाउन। फिर एक जगह वो रुकता है और पूरे स्ट्रीट को वो देखता है, सोचते हुए, गहरी सोच में। आई कांट बी द ओनली वन एज वॉक्स अलोंग दिस स्ट्रीट एंड वंस अ फैग। तो फिर वो सोचता है, अपने आप को बोलता है कि मैं ही वो अकेला इंसान तो नहीं हुआ होगा जो इस रास्ते पे चल रहा है और जिसको सिगरेट पीने का मन करता होगा। आई शुडंट वंडर बट व्हाट अ फेलो माइट डू वेरी वेल विद अ लिटिल शॉप हियर। तो वो सोचता है कि वो इंसान, वो उसको तो बहुत बेनिफिट होगा अगर वो इस रास्ते में एक सिगरेट का दुकान खोल ले, क्योंकि यहाँ पे तो एक भी दुकान है नहीं, और मैं तो वो अकेला इंसान हूं नहीं जिसको सिगरेट पीने का मन करता हो। इस रास्ते में चलने वाले बहुत लोगों को मेरी जैसी फीलिंग आई होगी। टोबैको एंड स्वीट्स, तो वो दुकान टोबैको का और स्वीट्स का अगर एक साथ में देता है, तुम्हें पता ही है, तो वो बहुत, या इस रास्ते में क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ही गेव अ सडन स्टार्ट, और फिर वो अचानक से चलने लगता है। दैट्स एन आइडिया। फिर वो सोचता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। स्ट्रेंज हाउ थिंग्स कम टू यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। और फिर वो सोचता है कि जब, स्ट्रेंज है, ये तो बहुत आश्चर्य है कि जब तुम कोई चीज को एक्सपेक्ट नहीं करते करते ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा आ जाता है दिमाग में जिसके बारे में तुम पहले से नहीं सोच रहे होते। मतलब ये एक बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि उसके पास अभी जॉब नहीं रहा, तो वो ये सोच, जब ये आइडिया आता है तो वो सोच लेता है कि ठीक है, ये दुकान तो मैं ही दे सकता हूँ। ही टर्न, फिर वो वापस घूम जाता है, वॉकड होम, अपने घर के तरफ आता है, एंड हैड हिज टी, और अपना चाय पीता है। यू आर वेरी साइलेंट दिस आफ्टरनून एल्बर्ट, हिज वाइफ रिमार्क। और उसकी वाइफ उस दिन उसको देख के पूछती है कि एल्बर्ट, आज तुम बहुत साइलेंट हो, क्या हुआ है? आई एम थिंकिंग, ही सेड। सिर्फ एल्बर्ट उनको ये जवाब देता है कि मैं सोच रहा हूँ। He considered the matter from every point of view, and the next day he went along the street and by good luck found a little shop to let that looked as though it would exactly suit him। फिर दूसरे दिन वो क्या करता है, बहुत सोचता है, इन बातों को प्लान करता है, रीप्लान करता है, और वापस उस रास्ते में जाता है, और उसका किस्मत अच्छा था कि उसको एक दुकान मिल जाता है।
जो भाड़े के लिए अवेलेबल है, रेंट के लिए अवेलेबल है। और फिर वो सोचता है कि अरे ये तो मुझे सूट करेगा, ये दुकान अच्छा है। 24 आवर्स लेटर, 24 घंटों के बाद ही हैड टेकन इट, वो उस दुकान को रेंट में ले लेता है। एंड व्हेन अ मंथ आफ्टर दैट ही लेफ्ट सेंट पीटर्स नेवाल स्क्वायर, और एक महीने के बाद जब वो सेंट पीटर नेवाल स्क्वायर को छोड़ता है फॉरएवर, हमेशा के लिए, एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन सेट अप इन बिजनेस एज ए टोबैकोनिस्ट एंड न्यूज एजेंट। तो एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन जो है वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है एज ए टोबैकोनिस्ट एंड न्यू बिजनेस का, टोबैकोनिस्ट एंड न्यूज एजेंट का, मतलब उस दुकान में वो टोबैको और क्या बेचता है, न्यूज़पेपर्स बेचता है। His wife said it was a dreadful come down after being verger of Saint Peters। तो उसकी वाइफ इस डिसीजन को लेके खुश नहीं थी। उन्होंने ये बोला कि इतने सालों तक तुम वर्जर थे और अचानक से तुम ये काम कर रहे हो, तो ये बहुत बुरा है, बहुत ड्रेडफुल है, बहुत भयानक सिचुएशन आ गया, मतलब इतने नीचे तुम कैसे आ सकते हो। बट ही आंसर्ड दैट यू हैड टू मूव विद द टाइम्स। लेकिन वर्जर ने, एल्बर्ट ने आंसर दिया कि समय के साथ तुमको मूव करना आना चाहिए। द चर्च वॉजन वॉट इट वॉज। फिर उन्होंने बोला कि चर्च पहले का जैसा नहीं रहा। एंड हेंस फॉरवर्ड ही वॉज गोइंग टू रेंडर ऑन टू सीजर व्हाट वाज सीजर्स। और इसीलिए वो क्या करना चाहता है, जो सीजर का है वो सीजर को वापस देना चाहता है, मतलब वो चर्च उसका था ही नहीं, तो वो उसको रिटर्न करना चाहता है, उस चर्च को वैसा ही रहने चाहता है। और वो अपना काम में लग जाता है कि अभी जो मेरा है, मेरा किस्मत जो है, मैं उसको अपने तरीके से लिखूंगा, अपने तरीके से जीऊंगा। एल्बर्ट एडवर्ड डिड वेरी वेल। और एल्बर्ट एडवर्ड जो था, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अपने बिजनेस में। ही डिड सो वेल, उसने इतना अच्छा किया दैट इन अ ईयर और सो इट स्ट्रक हिम दैट ही माइट टेक अ सेकंड शॉप। और एक साल के अंदर ही उसको ये लगने लगा, उसका बिजनेस इतने अच्छे तरीके से चलने लगा कि उसने ये सोच लिया कि मैं और एक शॉप ले सकता हूँ। एंड पुट अ मैनेजर इन, और मैं उसमें एक मैनेजर भी रख सकता हूँ। He looked for another long street that had not got a tobacconist in it, and when he found it and up to let, took it and stocked it। फिर वो दोबारा से ऐसा रास्ता ढूंढता है जिसमें कोई भी टोबैको का शॉप नहीं है, टोबैकोनिस्ट नहीं है। फिर वहां पे एक भाड़े वाला दुकान वो ढूंढता है, जो दुकान उसको रेंट में मिले। और जब वो दुकान मिल जाता है, वो फिर से वो दुकान ले लेता है और उसमें सामान वगैरह डाल के उसको भी स्टार्ट कर देता है। दिस वॉज अ सक्सेस टू, और ये दुकान भी सक्सेसफुली चल जाता है। देन इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ ही कुड रन टू, ही कुड रन हाफ अ डजन। फिर वो ये सोचता है कि अगर वो दो दुकान चला सकता है, तो वो हाफ डजन दुकान भी तो चला सकता है, 6 दुकान भी तो चला सकता है। सो ही बिगेन वॉकिंग अबाउट लंडन। तो फिर वो क्या करने लगता है कि लंदन के हर एक गली में वो घूमने लगता है। एंड whenever he found a long street that had no tobacconist and a shop to let, he took it। और जब भी उसको ऐसा कोई रास्ता दिख जाता है कि जहां पे बहुत लंबा रास्ता हो या कोई भी टोबैकोनिस्ट का शॉप नहीं हो, वो वहां पे एक दुकान भाड़े में ले लेता है। इन द कोर्स ऑफ 10 years he had acquired no less than 10 shops। और 10 साल में ही उसने 10 शॉप्स ले ली, अपने अंडर कर ली, मतलब अभी वो 10 शॉप्स का मालिक है, 10 दुकान का मालिक है। एंड ही वॉज मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट, और बहुत पैसे वो बनाने लगा। मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसे अर्न करने लग जाना। ही वेंट राउंड टू ऑल ऑफ देम हिमसेल्फ एवरी मंडे। और हर सोमवार को वो हर एक दुकान में खुद जाता। कलेक्टेड द वीक्स टेकिंग्स, और पूरे हफ्ते का जो अर्निंग्स है उसको वो कलेक्ट करता। एंड टुक देम टू द बैंक, और बैंक में जाके जमा करता। One morning when he was there paying in a bundle of notes and a heavy bag of silver, the cashier told him that the manager would like to see him। तो एक दिन सुबह जब वो इन्हीं पैसों को लेके बैंक में गया हुआ था, तो बैंक का जो कैशियर था, जो पैसा रखने वाला इंसान होता है बैंक में, वो आके बताते हैं कि आपसे हमारे बैंक के जो मैनेजर है वो कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। He was shown into an office and the manager shook hands with him। और फिर उनको उनके ऑफिस में, मैनेजर के ऑफिस में ले जाया जाता है और मैनेजर उससे हाथ मिलाता है। Mr. Foreman, I want to have a talk to you about the money you have got on deposit with us। फिर जो मैनेजर है वो फॉरमैन को बताते हैं कि मिस्टर फॉरमैन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि आपने अभी तक हमारे बैंक में कितने पैसे जमा कर लिए हैं? डू यू नो एग्जैक्टली हाउ मच इट इज? क्या आपको पता है कि एक्चुअल अमाउंट कितना है? नॉट विद इन अ पाउंड और टू सर, बट आई हैव गॉट अ प्रिटी रफ आइडिया। फिर उन्होंने बोला कि 1-2 पाउंड तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे।
Apart from what you paid in this morning, it is a little over 30,000 pounds। तो फिर मैनेजर वो उनको इन्फॉर्म करते हुए बोलता है कि आज जो सुबह आपने जमा किए उसको अगर मैं छोड़ दूं तो अभी तक आपके बैंक अकाउंट में आपने ओवर 30,000 पाउंड्स जमा कर लिए हैं। दैट इज अ वेरी लार्ज सम, ये बहुत बड़ा अमाउंट है टू हैव ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट में रखने के लिए, मतलब बैंक के आपके अकाउंट में रखने के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड आई शुड हैव थॉट यूड बेटर टू इन्वेस्ट इट, और मैं चाहता हूं कि आप इन पैसों को बैंक अकाउंट में ना रख के इनको इन्वेस्ट कर दें। आई वुडंट वांट टू टेक नो रिस्क सर, आई नो इट इज सेफ इन द बैंक। द वर्जर अपने वही मासूमियत से बोल उठता है कि नहीं सर, मुझे ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना, मुझे ये रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बैंक में मेरा पैसा सुरक्षित है और मैं इसको यहीं पे रखना चाहता हूँ। फिर बैंक मैनेजर जो है वो बोलते हैं, यू नीड नॉट हैव द लिस्ट ऑफ एंजाइटी, कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी होने का जरूरत नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। विल मेक यू आउट अ लिस्ट ऑफ एब्सोल्युटली गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, हम आपके लिए गिल्ट एज सिक्योरिटीज का एक लिस्ट बनाएंगे। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स का लिस्ट बनाएंगे, बड़े बड़े कंपनियों का लिस्ट बनाएंगे, जो बड़े बड़े कंपनी बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। दे विल ब्रिंग यू इन अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन वी कैन पॉसिबली अफोर्ड टू गिव यू, और इसमें आप अगर इंटरेस्ट इन्वेस्ट करोगे तो वो शेयर्स जो है आपको जितना इंटरेस्ट देगा जो हम बैंक कभी आपको नहीं दे सकते। A trouble look settled on Mr. Foreman's distinguished face. I have never had anything to do with stocks and shares and I would have to leave it all in your hands, he said. तब उन्होंने बोला कि देखिए, एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन बोलते हैं मैनेजर को कि देखिए, मुझे तो इन स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो इनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, क्या आपको लगता है अगर ये सही है तो वो आप कर दो। द मैनेजर स्माइल, तो मैनेजर हंसते हुए बोलता है, विल डू एवरीथिंग, कि हम आपके लिए जो हो सके हम वो करेंगे। एंड ऑल यू हैव टू डू नेक्स्ट टाइम यू कम इन इज जस्ट टू साइन द ट्रांसफर। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप अपने बैंक में आओगे, हमारे बैंक में आओगे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको वो ट्रांसफर के पेपर्स जो है उसमें साइन करना है, सिग्नेचर करना है। आई कुड डू दैट ऑल राइट, सेड एल्बर्ट अनसर्टेनली। तो एल्बर्ट थोड़े से परेशान होते हुए वो बोलते हैं कि ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन हाउ शुड आई नो दैट व्हाट आई वाज साइनिंग, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस पेपर्स में मैं साइन कर रहा हूं उस पेपर में एक्चुअली में लिखा क्या है। तब मैनेजर बोलते हैं, आई सपोज यू कैन रीड, सेड द मैनेजर अ ट्राइफल शार्पली। तो मैनेजर थोड़े से मतलब सरप्राइज होते हुए उनको बोलते हैं कि आप पढ़ लोगे, आपको तो पढ़ना तो आता ही होगा ना, तो आप पढ़ लोगे। मिस्टर फॉरमैन गेव हिम अ डिसार्मिंग स्माइल। तो मिस्टर फॉरमैन जो है थोड़े से मुस्कुराते मुस्कुराते हुए बोलते हैं, वेल सर दैट्स जस्ट इट, आई कैन नॉट, कि सर ऐसा ही है कि मैं पढ़ नहीं सकता। आई नो इट साउंड्स फनी लाइक बट देयर इट इज, हाँ ये आपको सुनने में जरूर फनी लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है। आई कैन नॉट रीड और राइट, मैं ना पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। ओनली मी नेम एंड आई ओनली लर्न इट टू डू व्हेन आई वेंट इनटू बिजनेस, सिर्फ मैं अपना नाम लिख सकता हूँ और ये भी मैंने तब सीखा जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। द मैनेजर वॉज सो सरप्राइज दैट ही जम्प्ड अप फ्रॉम हिज चेयर। मैनेजर इतना शॉक्ड हो गए ये बात सुनने के बाद कि वो अपने चेयर से कूद पड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं। दैट्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड, और वो मिस्टर फॉरमैन को बोलते हैं कि ऐसी बात मैंने अपने लाइफ में पहली बार सुना। It is like this, sir. I have never had the opportunity until it was too late, and then somehow I wouldn't. I got obstinate like. तो फिर एल्बर्ट एडवन उन्होंने ये बोला कि सर कि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं पढ़ाई लिखाई का, और जब अपॉर्चुनिटी मिला तो बहुत लेट हो चुका था और तब मैंने खुद ही पढ़ा नहीं और मैं ऐसे ही ऑब्स्टिनेट बन गया, ऐसे ही दृढ़ बन गया कि मुझे और पढ़ना लिखना है ही नहीं, तो ऐसे ही मेरा पढ़ाई लिखाई कभी हुआ ही नहीं। द मैनेजर स्टेयर्ड एट हिम एज दो ही वेर अ प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर, और तब मैनेजर जो है बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखता है जैसे कि उनके सामने कोई इंसान नहीं, कोई पुराने ऐतिहासिक कोई जानवर बैठ गया हो। And do you mean to say that you have built up this important business and amassed a fortune of 30,000 pounds without being able to read or write? तो मैनेजर
शॉक्ड होते हुए उनको पूछते हैं कि क्या आप मुझे ये बताने का कोशिश कर रहे हो कि आपने इतना बड़ा बिजनेस जो है उसको आपने बनाया, इतने पैसे आपने इकट्ठा किए, 30,000 आपने जमा किए, वो भी बिना पढ़ाई लिखाई के। गुड गॉड, हे भगवान, मैन, व्हाट वुड यू बी नाउ इफ यू हैड बीन एबल टू। हे भगवान, आप क्या बन जाते अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़ाई लिखाई आ जाता। तो आप कहां से कहां पहुंच जाते। बिना पढ़ाई लिखाई के ही आप इतने आगे बढ़ गए, इतने पैसे आपने जमा कर ली। अगर आपको पढ़ाई लिखाई आता होगा तो आप कहां पे पहुंचते। I can tell you that, sir, said Mr. Foreman, a little smile on his still aristocratic features. तब थोड़े से मुस्कुराते हुए एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन जो है वो ये बोल उठते हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मुझे पढ़ाई लिखाई आता तो मैं कहां पे होता आज। आई वुड बी वर्जर ऑफ सेंट पीटर्स नेवाल स्क्वायर। तो मैं अभी भी सेंट पीटर नेवाल स्क्वायर का वर्जर ही बना रहता। मतलब मैंने वो जॉब क्यों खोया, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई आता ही नहीं था। और वो जॉब खोने के बाद ही मैं अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाया। तो अगर मैं पढ़ाई लिखाई अगर मुझे आता तो मैं जरूर अभी भी वही वर्जर का काम वहां पे कर रहा होता। एंड दैट इज द समरी ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी द वर्जर बाय विलियम सोमरसेट मॉहम। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का इसी वर्जर के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है जिसमें सिर्फ मैंने इस चैप्टर का समरी डिस्कस किया। आप जाके वो भी देख सकते हो। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आंसर्स जो कि 2026 के लिए जरूरी है वो लेके मैं आ जाऊंगा। और वो सारे वीडियोस आपको सही वक्त पे मिल जाए इसके लिए काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।